नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। ऑफिस जाना अभी संभव नहीं है, तो आज भी मैं गुरु का ही चर्चा करूँगा। अभी गुरु कुछ दिन तक चलेंगे यदि आप सही में डिटेल जानना चाहते हैं, और नहीं तो प्लीज़ हमको खबर कीजिए कि जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं, यदि आप मेजॉरिटी में हैं तो मैं आगे फिर नहीं बोलूँगा। नहीं तो गुरु का भी अभी हमको बताना है कि मेष राशि वालों के लिए वृषभ का गुरु कैसा होगा, वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ का गुरु कैसा होगा, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा। ये जो एक साधारण सुनते हैं आप सभी जगह, वो सभी तो मुझे बोलना ही है, और वो भी एक भाषा है जो समझना चाहिए, जानना चाहिए। पहले तो मैंने आपको चंद्रमा से दूरी का बताया, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेष राशि से क्या होगा, वृषभ राशि से क्या होगा, लेकिन अभी नहीं बोल रहा। अभी मैं गुरु जो 1 मई से 1 मई 2024 से दोपहर 1 बजे वृषभ राशि में जाएंगे, उस समय वृषभ राशि का द्वितीय चरण, कृतिका का द्वितीय चरण रहेगा वृषभ राशि में। कृतिका नक्षत्र का द्वितीय चरण रहेगा, और ये मकर नवांश रहेगा। मैंने लिख दिया है यहाँ पर 1/5/24 को 1 बजे वृषभ राशि में यहाँ से ये प्रवेश करेंगे। 1 से वृषभ में जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे। उस समय कृतिका नक्षत्र रहेगा, ये सूरज का नक्षत्र है। दूसरा चरण है, सेकेंड पार्ट, और मकर नवांश है। देवता संज्ञा है नर राक्षस देवता, तो देवता नवांश है ये। और सरकारी पक्ष को कृतिका सूरज को बोलते हैं, तो सूरज के घर में उनके मित्र गुरु प्रवेश किए। राशि इनका शत्रु है, शुक्र का राशि है, लेकिन जिस नक्षत्र में प्रवेश किए वो सूरज का नक्षत्र है जो इनका मित्र है। दोनों रिजल्ट मिलेगा। वृषभ राशि जो इनका शत्रु का राशि है उसका भी रिजल्ट मिलेगा, और कृतिका नक्षत्र में सूरज जो इनके मित्र है उसका भी रिजल्ट मिलेगा। मकर नवांश का भी रिजल्ट मिलेगा, देवता नवांश का भी रिजल्ट मिलेगा, और सरकारी पक्ष को लाभ होगा। जैसे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जिसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जिस सरकार में, कारण कि ये तो पूरे विश्व की घटना है ना। भारतवर्ष में जैसे जो राजा हैं हमारे, अब नाम लेना ही पड़ जाएगा, बीजेपी जैसे राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये सूरज के नक्षत्र में जब गुरु जाएंगे तो इनको लाभ देंगे, सरकारी पक्ष को लाभ देंगे। और क्योंकि ये वृषभ राशि में जाएंगे तो वृषभ राशि शुक्र की राशि है, ये औरतों की राशि है, तो ये औरतों के लिए विशेष बात होगी। 1 साल के अंदर औरतों के लिए विशेष बात होगी। और क्योंकि गुरु है, ज्ञानी है, देवताओं के गुरु हैं, और उधर शुक्र भी गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, तो इस 1 साल में गुरु के रहते रहते शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होगा, विकास होगा, बहुत राइज करेंगे, और बहुत सारे अन्य भाषाओं के भी स्पेशलिस्ट आएंगे, जो और भी दूसरी भाषा, जो विदेशी भाषाएं हैं, उसका भी कुछ प्रचार प्रसार होगा। तो शिक्षा के लिए बड़ा बात है, आमूल चूल परिवर्तन, पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं, बड़ी बात होगी। जैसे नए नए संस्थान खुलें, कोई नई चीज आए, बाहर से कुछ लोगों को बुलाया जाए जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे सकते हैं। अब चूंकि गुरु
मृतक को जिंदा कर देते थे। तो ये तो हॉस्पिटल वाली बात हो गई। ऐसी विद्या हो जो संजीवनी विद्या हो, तो ऐसी भी विद्या का विशेष विकास होगा। जैसे साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि और हो, इसकी संभावना है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे मेडिकल में हो, या मेडिकल की शिक्षा में विशेष कुछ बात हो। और चूंकि ये वृषभ राशि है, ये फीमेल को ही इंडिकेट करते हैं, तो औरतों के भी उत्थान की ये विशेष बात इसमें है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग ज्योतिष के छात्र हैं, आप देख लीजिएगा, जब नया वर्ष प्रारंभ हुआ तो लग्न था धनु राशि का, और ये लग्नेश पंचम भाव में है। 9, 10, 11, 12, 1 पंचम भाव में है, और वहां पर बुध भी है। बुध वर्गोत्तम है, ये 7th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है बुध, और वर्गोत्तम है। तो लगता है कि जो 1 साल का पीरियड है, गुरु जो रहेंगे इसमें लगभग अप्रैल 2025 तक, भारतवर्ष के शिक्षा में बहुत बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट होंगे या कुछ बड़ी बड़ी बातें होंगी। शिक्षा के लिए सरकार का विशेष 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 अभियान हो सकता है। ये खास बात है कृतिका नक्षत्र में आने से। और चूंकि कृतिका नक्षत्र सूरज का खास नक्षत्र है, शुरू होता है अश्विनी भरनी कृतिका, फिर दूसरे पर्याय में उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तो कृतिका नक्षत्र में जब गुरु आ जाते हैं तो यश कीर्ति बहुत फैलता है। सूरज की रोशनी जहां जहां तक जाएगी, वहां तक भारतवर्ष का शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में भी ऐसे भी यश कीर्ति की वृद्धि होगी। ये खास बात मैं बोल रहा हूं कृतिका नक्षत्र द्वितीय चरण में होने के कारण। और द्वितीय चरण ये मकर नवांश है। यदि भारतवर्ष की स्वतंत्रता की कुंडली देखिए तो, या जो पुराने जमाने में कन्या था लग्न मानते थे कुछ लोग, मकर भी मानते थे, लेकिन वृषभ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9th हाउस, भारतवर्ष का ये नवांश जो है, ये 9th नवांश है, मकर नवांश। तो भारतवर्ष के लिए भी ये उत्तम होगा। मकर नवांश माने शनि, और भारतवर्ष का जो स्वतंत्रता का लग्न है वो है वृषभ। तो वृषभ और शनि आपस में मित्र होते हैं, शुक्र और शनि आपस में मित्र होते हैं, तो नवांश भी बहुत उत्तम है। और वैसे भी ये नवांश का मतलब ही होता है कि इस नवांश में जो आदमी जन्म होगा, मैं खास करके बोल रहा हूं 1/5/2024 से लेकर के 16/5/2024 तक जो व्यक्ति जन्म लेंगे, जो बच्चे जन्म लेंगे, वो धनी होंगे। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। बहुत ज्ञानी होंगे, शास्त्रज्ञ। यहाँ शास्त्र का मतलब सिर्फ संस्कृत भाषा और लिपि में लिखी हुई किताबों को ही नहीं लीजिए। जिसमें ज्ञान भरा हो वो शास्त्र होता है। शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र संचालन की भी विद्या शास्त्र में लिखी रहती है। तो शास्त्रज्ञ भी होंगे ये बच्चे, बहुत उत्तम होंगे जो बच्चे इसमें जन्म लेंगे। तो 1/5 से लेकर के 16/5 तक जितने बच्चे जन्म लेंगे वो कृतिका नक्षत्र, दूसरा चरण मकर नवांश, देवता नवांश, और यदि शिक्षा दीक्षा ठीक हुई तो डॉक्टर हो सकते हैं,
इसलिए सूरज को आरोग्यम भास्करात कहा गया है, या और भी शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में निपुण होंगे, इसको आप पकड़ लीजिए। सरकारी पक्ष को लाभ होगा, औरतों को विशेष। तो ये मैं सिर्फ आपको नवांश और नक्षत्र का, गुरु का मैं बोल रहा हूं। अभी यही गुरु अगले अप्रैल 2025 तक संभवतः इसी वृषभ राशि में रहेंगे। तो इस वृषभ राशि में रहने से ये 9 नवांश पार करेंगे। तो मैं वो सारे नवांशों का फल अर्थ के साथ, रिजल्ट के साथ मैं बताऊंगा। लेकिन जो लोग आतुर हैं, वो आतुर हैं कि मेष राशि वालों के लिए वृषभ का गुरु कैसा होगा, वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ का गुरु कैसा होगा, मिथुन राशि वालों के लिए वृषभ का गुरु कैसा होगा। ये फल भी बोलना है, उसके लिए बहुत सारे फोन आ जाते हैं। लेकिन मैं, जो लोग सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उनको, जो थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि देखिए इसके भीतर में कितना रहस्य पड़ा हुआ है, कितना रहस्य पड़ा हुआ है। और गुरु और शुक्र को युति अच्छा नहीं माना गया है। यदि गुरु और शुक्र यदि किसी राष्ट्र के कुंडली में 7th हाउस में आ जाए, लग्न में आ जाए, या अष्टम भाव में आ जाए, तो गुरु शुक्र की युति जो है वो रक्तपात, मृत्यु, खून खराबा, इस सब को इंडिकेट करता है। इसलिए कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। राक्षसों के गुरु, देवताओं के गुरु, युद्ध होता था, उसमें मारे जाते थे लोग। तो ये रक्तपात का भी सूचक है। ये दोनों शुभ ग्रह हैं, गुरु शुभ ग्रह और शुक्र भी शुभ ग्रह है। लेकिन फिर भी यदि एक साथ ज्योति हो जाती है तो रिजल्ट खराब होता है, या उनकी दृष्टि भी थोड़ी खराब होती है। बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट के ग्रह है ये, लेकिन गुण में, ज्ञान में, संपन्नता में, धन में बहुत अच्छे। तो ये एक पार्ट हमको समझाना था। दूसरा आप ये देखिए कि गुरु जब शुक्र के राशि में जाएंगे, नंबर 2 माने शुक्र की राशि, तो ये शत्रु राशि रहेगी। गुरु मित्र के घर नहीं जा रहे हैं, परम मित्र के घर नहीं जा रहे हैं, उनके फेवरेबल जान पहचान के घर में नहीं जा रहे हैं, शत्रु के घर में जा रहे हैं। अब कोई आदमी अपने शत्रु के घर में जाएगा, वो कंफर्टेबल तो नहीं रहेगा, परेशान रहेगा, कैसे भी रहेगा तो परेशान रहेगा। इसलिए हमने लिखा है कि ये शत्रु राशि में रहेंगे और परेशान रहेंगे, नॉट हैप्पी। एक साल रहेंगे, लेकिन गुरु तो परेशान रहेंगे, इसलिए कि इस राशि में है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो लोग, जिनका जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में हुआ है, विशाखा, उत्तरा भाद्रा और, तो ये तीनों नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप लोग नक्षत्र सिद्धांत से पहले क्लासिफाई कर लीजिए कि ये कितना उत्तम है, कितना सही है आपके लिए। तो एक तो ये गुरु परेशान रहेंगे 1 साल, ये तो मान के चलिए। तो गुरु के नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, कृपया आप जरूर देख लें कि जिस दिन जो नक्षत्र आता है, वो नक्षत्र आपके लिए शुभ है या अशुभ है। अब एक नक्षत्र के एक चरण में ये 15 दिन रह रहे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा तो आपको 15 दिन का अंदाज लग जाएगा।
नक्षत्र सिद्धांत से पहले क्लासिफाई कर लीजिए कि गुरु के लिए ये नक्षत्र ठीक है, माने मेरे लिए ये नक्षत्र ठीक है, कारण कि मेरा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। ठीक है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। अब गुरु भारी होते हैं, मैंने कहा कि जहां रहते हैं वहां नुकसान करते हैं, और नक्षत्र ही क्यों ना हो, राशि ही क्यों ना हो, किसी भी अंश में क्यों ना रहें, ये अपने आकार के कारण और अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये परेशान रहते हैं, जहां जाते हैं वहां हानि भी करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जैसे शुक्र शुभ है तो सदा शुभ है, लेकिन गुरु शुभ है तो अपने आकार के कारण कुछ नुकसान भी करते हैं। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं कि यदि गुरु पंचम भाव में हो तो उस दंपति को संतान सुख में कमी होगी, जल्दी संतान नहीं होगा, होगा तो जीवित नहीं रहे, या जीवित है तो दुखी रहे, या किसी न किसी जेन किन प्रकार न संतान सुख में कमी रहेगी। कारको भाव नाशाय, जिस गुरु पुत्र का कारक है, मेन कारक है, इसलिए उसके बारे में गुरु धन का कारक है, तो यदि धन के घर में है, सेकंड हाउस में है, तब भी धन का नाश कर देंगे। यदि 11th हाउस में है तो कर्जा करा देंगे। निगेटिव बात बता रहा हूं गुरु का मैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। गुरु परेशान रहेंगे 1 साल, तो नक्षत्र में जब जब नक्षत्र चेंज होगा, मतलब 17/5/24 से ये कृतिका में ही रहेंगे, लेकिन तीसरे चरण में रहेंगे। अब तीसरे चरण में ये देवता बदल जाएंगे, मकर नवांश बदल जाएगा, और शास्त्रज्ञ धनी संपन्नता ये सब चीज है वो बदल जाएगा। लेकिन सरकार को लाभ होगा ये तो रहेगा, सरकारी पक्ष को लाभ रहेगा, शिक्षा का प्रसार होगा वो रहेगा। हनुमान जी की कृपा, जो लोग पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की, उनकी कृपा विशेष मिलेगी उनको जब ये नेक्स्ट चरण में, तीसरे चरण में चले जाएंगे। नवांश कुंडली का डिग्री के हिसाब से एक चार्ट बना के रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फल कथन में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना, उसकी बहुत जरूरत होती है। नहीं तो एकदम अधूरा कचरा ज्ञान रहेगा, बस आप बोलेगा। जैसे लोग प्रश्न पूछते हैं तो मेरे अष्टम भाव में ये है, केतु है, ये है, वो है, उसका क्या रिजल्ट होगा। मैं नहीं बोल सकता, ये नहीं कि मैं घमंडी हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, और पैसा नहीं मिलेगा इसलिए नहीं बोल रहा हूं। कैसे बताऊं, मुझे मालूम नहीं है कि उस केतु किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है, केतु के ऊपर में कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, केतु के ऊपर में कितने दुष्ट ग्रहों की दृष्टि है। ये सब यदि ना कुछ देखो तब तक कुछ कहना मुश्किल है। जो धर्म का है षष्ठ्यांश और उसके पहले वाले जो है, उसमें केतु शुभ स्थान में है या नहीं है, हर चीज को देखना पड़ता है। सर खाली लग्न कुंडली देख लेने से एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं बनता है। आपको वर्ग कुंडली भी देखना चाहिए, और वर्ग कुंडली भी देखने आना चाहिए, वर्ग कुंडली भी देखने आना चाहिए। अब चूंकि मेरा उत्साह बहुत घट गया है यूट्यूब से, रिक्वेस्ट बहुत आ रहा है, इसलिए बाध्य होकर के मैं चला आता हूँ, लेकिन उत्साह घट गया है इसलिए कि व्यूअर्स कम हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता, लोग जितना चाहिए रिस्पांस उस तरह से रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर भी जैसे गुरु चैप्टर लिया हो तो पूरा गुरु चैप्टर में खत्म करके ही कुछ और बात सोचूंगा। मेरी तो इच्छा थी कि हाउ टू सी ए हॉरोस्कोप, कुंडली को कैसे देखना चाहिए, पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप क्या, इस पर एक मैं 2-3 दिन का लेक्चर देना चाहता था, ताकि आपको
कुंडली देखने का जो सटीक तरीका है, सरल तरीका है, जिससे आपको बहुत ज्ञान अपने आप आ जाएगा। आप व्यर्थ का टाल मटोल अंधेरे में तीर नहीं फेंकेंगे आप। वो जरूरी था। तो अब सही बोलता हूँ, उत्साह खत्म हो गया है मेरा। जितना धीरे धीरे बोल सकता हूँ बोलूंगा। तो इधर मैंने ये लिखा है कि गुरु परेशान रहेंगे, जो मैंने बताया आपको। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा बदलाव। अब जो भी सरकार रहेंगे 1 मई से लेकर के 1 मई 2024 से लेकर के लगभग अप्रैल 2025 तक, इस पीरियड में भारतवर्ष में शिक्षा का बहुत बड़ा चैप्टर डील होगा। बहुत बड़ी बातें होंगी, बहुत परिवर्तन होगा। आमूल चूल शिक्षा नीति में परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक परिवर्तन तो जो अवश्यम भावी है वो कि नकल को रोका जाए, पेपर लीक को रोका जाए। तो जो चोरी चमारी शिक्षा में हो रही है उसको रोका जाए। पैसे लेकर के नौकरी दी जाती है वो रोका जाए। ज्ञान विहीन लोगों को अनुचित स्थान में न दिया जाए। उनको यदि ऐसे लोग आ भी गए हैं तो उनको विशेष शिक्षा देकर के योग्य बनाया जाए। तो ये सब चीज कुछ बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा बदलाव। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि गुरु सेल्फ को, जीव को बोलते हैं, और शुक्र मेडिकल क्षेत्र को बोलता है। इसलिए कि शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या आती थी, मरे हुए राक्षस को जिंदा कर सकते थे, अकेला उन्हीं को आता था। तो मेडिकल कॉलेज में भी कुछ विशेष बात हो सकती है या कोई नई उपलब्धि मेडिकल जगत में हो सकती है। चौथा, विपक्ष के द्वारा असहयोग। भारतवर्ष में जब नया पार्लियामेंट बनेगा तो विपक्ष के द्वारा बहुत ही असहयोग होगा। जैसे नौटंकी पहले होता था, कोई कैरिकेचर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वॉकआउट कर जा रहे हैं, कोई अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, कोई गाली पढ़ रहे हैं। इस तरह की जो अमर्यादित भाषाएं और अमर्यादित चीजें थी, वो कुछ तो कंटिन्यू करेगा विपक्ष के द्वारा। एक शब्द में बोलो तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हमारे यहाँ देश चलाने के लिए जो लोग होंगे, किसी कारण बस उसमें ये नहीं था कि मिनिमम आदमी ग्रेजुएट हो तभी वो एमपी और एमएलए हो सकता है, एमए हो या पीएचडी किया हो तभी हो सकता है। तो एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। उसके कारण नतीजा ये होता है कि एक अच्छी चीज जो दी गई थी कि सभी का पार्टिसिपेशन हो, उसमें गुंडे, बदमाश, मवाली, बिना पढ़े लोग, गुंडे, सभी लोग ढुक जाते हैं। एक से एक बेईमान चोर सब ढुक जाते हैं एमपी एमएलए में और माननीय शब्द से संबोधित होते हैं। उनको पेंशन मिलता है, उनकी मर्यादा बहुत ऊंची हो जाती है। पहले एक किताब मैं भूल रहा हूं, शायद बगुला के पंख, आचार्य चतुर्सेन या किन्हीं और के लिखी हुई थी। इसी बगुला के पंख मतलब सादा खादी। उस जमाने में उन्होंने व्यंग में कुछ लिखा था। तो ये एक है, ये भी दिखता है कि सहयोग दे करके जो हम लोग बढ़ापा दे सकते हैं उसमें कमी रहेगी। और शुक्र बोलते हैं शुक्राचार्य को, और ये फीमेल को बोल रहे हैं। तो राक्षसनियों, रावण के दरबार की जितने राक्षसनी थी वही लोग तो पहरेदारी करते थे। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाली जो औरतें हैं, मैं
अमर्यादित भाषा का नहीं उपयोग कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि राक्षसी प्रवृत्ति एक सात्विक प्रवृत्ति होती है, असात्विक प्रवृत्ति होती है, राक्षसी प्रवृत्ति होती है, दैविक प्रवृत्ति होती है। तो इसमें मैं बोल रहा हूं कि राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हों और विशेष करके स्त्रियां हों, उनके द्वारा कुछ विशेष तरह की उपद्रव की व्यवस्था भी दिखती है और बड़े बहुचर्चित रहेंगे वो, और वो एक उत्पात के रूप में आ जाएगा। कहीं न कहीं बड़ा घालमेल होगा उसमें, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग धनी हैं, जो लोग साहसी हैं, ऐसे लोग जो राजकीय पक्ष है, जो शासकीय पक्ष है, उनको पूरा सहयोग देंगे। मतलब धन जन और योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं होगी। होपफुली जो नया सरकार बनेंगे चुनाव के बाद में, सभी में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उसमें विद्वान लोग अवश्य ही आएंगे। कम से कम 90% विद्वान लोग आएंगे जरूर। और रक्तपात की बात भी है, रक्तपात की बात भी है। शुक्र और गुरु जब एक साथ होते हैं तो रक्तपात की सूचना देते हैं। नेचुरली दो गुरु हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये इधर से युद्ध कर रहे हैं, वो उधर से कर रहे हैं, तो रक्तपात तो होता है। लेकिन मैं जो बार बार अनुरोध कर रहा हूं, आज 6 महीने से लगभग अनुरोध कर रहा हूं, कि जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जिनके कांधों पर पूरे राष्ट्र टिका हुआ है, जिनके जंघा के सहारे ये देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिनके सोच से देश प्रगति कर रहा है, ऐसे लोगों को हिफाजत में रहना चाहिए, सुरक्षा में रहना चाहिए। अतिशय आवेग में आकर के जनमानस के बीच में मत भूलिए, कारण ये दुनिया दैत्य दुष्ट दानव से भी भरी हुई है, और बुरे लोग इतने बुरे होते हैं कि वो जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। पहले गांव में थे तो झगड़ा होता था तो लोग लाठी से झगड़ा करते थे, डंडे से झगड़ा करते थे, मुदगर से झगड़ा करते थे। बहुत हुआ तो भाला से झगड़ा होता था। मैं कुछ अनुभव है मेरा, इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन बंदूकें तो सिर्फ राजा रखते थे, जमींदार रखते थे, दूसरे लोग नहीं रखते थे। गुंडे मवाली भी नहीं रखते थे उन दिनों। तो अभी तो किसी भी 16 साल के छोकरे के हाथ में भी एक पिस्टल मिलेगा आपको। किसको पहचानिएगा, किसको नहीं पहचानिएगा। तो मेरा अनुरोध आज भी है कि सुरक्षित रहिए, अति सुरक्षित रहिए, संपूर्ण सुरक्षित रखिए, सिर से पैर तक आप अपने को सुरक्षा में रखिए। जो भारत का बोझ ढो रहे हैं, जो भारत के कर्णधार हैं, जो सूत्रधार हैं भारत के, कृपया आप अपने को सुरक्षित रहिए, देश सुरक्षित रहेगा। आज यहीं तक। इति शुभम, तेहन दो, निनाग्गे, जोहार।